स्वागत है तुहाडा। तुसीं देख रहे हो साझा टीवी। मैं ਹਾਂ ਮਦਨਦੀਪ और गल पंजाब ਦੀ करनी है। पंजाब ਦੇ मुद्दे, पंजाब ਦੇ जिस तरह के मुद्दे ने इस ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पंजाब ਦੇ हालात की बना ਦਿੱਤੇ ਨੇ और ये मुद्दे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ उभार कौन रहा है, मुद्दे पैदा कौन कर रहा है। क्योंकि ਅਸੀਂ मुद्दों की गल करते हैं लेकिन मुद्दों के पिछे ਜਿਹੜੀਆਂ शक्तियां ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं करते। इस वेले देखो जे पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच चाहे वो अमन कानून का मसला होवे ते चाहे वो सिक्ख्या संस्थावां का मसला होवे, जिवें कि यूनीवर्सिटी दे विच बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं यूनीवर्सिटी नूं बचाउण दा, तो ये जिहड़ी बेयकीनी पंजाब दे विच बनी हुई है नौजवानों तो लैके बजुर्गों तक ते बजुर्गों तो लैके महिलावां तक, ये बेयकीनी क्यों बनी हुई है ते इहदे पिछे कारण की ने ते बेयकीनी पैदा कर कौन रहा है। देखो पिछले लंबे समय तो असी जे मौजूदा समय की गल ही कर लीए, जी साडी पंजाब सरकार है मौजूदा समय की सरकार जी, इस सरकार के मौके एक मामला उठा सी वाइस चांसलर की नियुक्ति का। बकायदा तौर पर विधान सभा दे विच एक मता पास किया गया और कानून बनाउण लई एक बकायदा खरड़ा तैयार किया गया और राजपाल को भेजा गया कि जिहड़ी VC की नियुक्ति है सिक्ख्या संस्थावां दे विच वो केंद्र सरकार क्यों करदा है, ये खुद पंजाब सरकार करेगी क्योंकि ये पंजाब का मामला है। तो पंजाब का अधिकार खेत्र है, बकायदा तौर पर गल उठी सी। हालांकि कानून बनाउण दे विच सफल नहीं हुई सरकार क्योंकि ये कानून बनाउण दिता ही नहीं जाना सी। और कारण की है, क्यों पंजाब सरकार इस गल नूं लैके चिंतित हुई, क्योंकि सिक्ख्या संस्थावां दे विच असीं निरंतर दखल देख रहे हैं। जिहड़ी सेंटर गौरमेंट है भारतीय जनता पार्टी दीयां पॉलिसीज़ जिहड़ियां हैगीआं ने या RS दीयां पॉलिसीज़ हैं, असीं उन्हां दा दखल देख रहे हैं। दखल किवें देख रहे हैं, असीं अमृतसर दे एक VC साहब नूं देखिया, मौजूदा VC अमृतसर दे हुण भी ने गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी दे, वो जाके गोडियां भार हुंदे ने RSS के मुखी मोहन भागवत दे अगे और ये दस रहे हैं कि जो तुसीं चाहुंदे हो असीं कर रहे हैं जी। यानी कि सिक्ख्या का भगवांकरण किवें होना चाहिए है, जिहड़ी वो सरगर्मी है उहदे बारे रिपोर्टिंग कर रहे हैं गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के VC। इस तरह नाल बाकी यूनीवर्सिटियां की हालत आ, अपनी मर्जी मुताबक लाउंदे ने, चाहे वो मैडिकल यूनीवर्सिटी बाबा फरीदकोट वाली होवे, चाहे टैक्नीकल यूनीवर्सिटी होवे, चाहे वो एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी लुधियाने की होवे, ते चाहे पंजाब यूनीवर्सिटी पंजाब चंडीगढ़ की होवे। इनू लैके कुदरती गल आ कि विद्यार्थियों के विच एक तौखला ते विद्यार्थियों के विच चिंता ते बेयकीनी का माहौल तो बनना ही सी। इस तरह पंजाब के अंदर भी बेयकीनी देखी जा रही है क्योंकि कारण यह कोई ना कोई घटना वापर जाती है। फिरोजपुर दे विच RSS के जिहड़े लीडर रहे ने पुराने, एक बहुत इज्जतदार घराना है वो फिरोजपुर का, मेहनतकश घराना आ और अपना काम करके खाण वाले बंदे आ, विचारधारा ठीक है जिहदे नाल मर्जी जुड़ी होवे। बलदेव राज नां दे एक शख्स जिहड़े कि एक लीडर होए ने RSS के फिरोजपुर दे विच, उन्हां दा पोतरा नवीन अरोड़ा उसनूं गोलियां मार के मारता गया। थोड़े दिन की गल है, 3-4 दिन पहलों की गल है। उहदा फादर भी RSS का एक्टिव एक मैंबर आ। उस तो बाद फिर फिरोजपुर दे विच एक होर घटना वापरदी है, उहदे विच एक बंदा जख्मी हो जाता है गोलीबारी च। फिर एक जलंधर दे विच घटना वापरदी है, फिर कल रात एक फगवाड़े दे विच घटना वापरदी गोलीबारी की, वह भी RSS नाल संबंधित जिहड़े कारकुन आ उन्हां दे उत्ते गोली चलदी है। तो जिहड़े ये सारे हालात ने इहदे लई जिम्मेवार कौन है, इहदे पिछे किहड़ियां शक्तियां ने, असी कुल मिला के चाहे वो सिक्ख्या संस्थावां ने चाहे अमन कानून का मामला आ, उहदे ते असी अज गलबात करनी है। मैं थोड़ी जी लंबी भूमिका इस करके कीती है क्योंकि इहदे बारे असी पहले क्लीयर करना चाहुंदे हैं और ये चर्चा करन तो पहला मैं जिहड़े साडे स्पॉन्सर ने उन्हां बारे जानकारी दे दियां, जिहदी सेव ऑन फूड्स और हैरी इमिग्रेशन सर्विस लिमिटेड आ। सेव ऑन फूड्स बारे असी हमेशा तुहानूं जानकारी दिंदे आ कि एक सस्ते घर दे राशन दी स्टोर ने और तुहाडे शहर च भी स्टोर मौजूद आ। कनेडा दे हरेक शहर च तुहानूं ये स्टोर मिलेगा और तुसीं इत्थों
ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਉੱਘੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਨਲਿਸਟਿਕ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਐਨਲਿਸਟਿਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਊਰਜਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ किस्म की ऊर्जा है। सो स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। धन्यवाद मदनदीप जी। जी सर, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। देखिए मदनदीप जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से अभी नवीन अरोड़ा की जो हत्या है, या इस सीरीज में कई चीजें सामने आई हैं, तो इससे तो सीधा सीधा जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो घेरे में आ जाता है। उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा, तभी जाकर के इस तरीके की चीजें रुक सकती हैं। अदरवाइज पंजाब ने वो दौर भी देखा है, आपको याद होगा, जब आतंकवादियों का एक पूरे तरीके से राज हो गया था और पूरे पंजाब में जाते हुए डर लगता था। हर वक्त सिक्योरिटी सड़कों पर घूमती थी और किसी के ऊपर कभी भी हमला हो सकता था। और आपने स्वर्ण मंदिर वाला इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, ब्लू स्टार, वो भी आपको याद होगा। लेकिन उस पुराने दौर से पंजाब निकल करके बाहर आया है, और पंजाब पूरे हिंदुस्तान का पहले भी सर का ताज था, आज भी सर का ताज है। मैं ये देखता हूँ, जो देश की गरीबी है या भुखमरी है, उससे बाहर निकालने में भी पंजाब का बहुत बड़ा रोल है। तो पंजाब की जो इमेज है वो बरकरार रहनी चाहिए, वो इमेज स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मौजूदा सरकार को, मौजूदा मुख्यमंत्री को, देखिए, प्रशासन को अपने टाइट रखना पड़ेगा। ये मैसेज देना पड़ेगा कि यहाँ पर किसी भी तरीके के क्राइम के लिए या क्रिमिनल्स के लिए जगह नहीं है। नहीं, एक इतना आसान टारगेट बनना पंजाब का, देखिए बात यह है कि पंजाब हिंदुस्तान में एक ऐसा सूबा है जिसकी संस्कृति, जिसका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है पंजाब से, हिंदुस्तान से, बाकी जगहों से। यहाँ का जो सिख कल्चर है, पंजाबी कल्चर है, वो बहुत रिच कल्चर है। हम जानते हैं, आप भी जानते हो कि ये इसका एक अलग इतिहास है, और वो इतिहास ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों में है, वो ज़मीनी हकीकत पर वो सारा इतिहास जो है वो लिखा गया। मैं तो ये कहता हूँ कि मट्टी पर वो इतिहास लिखा गया, उसके बाद में किताबों पर आया। तो ऐसा एक अलग किस्म का वो कल्चर जिसने पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा, पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की एक दफ़ा जिम्मेदारी ली थी। मैं गुरुओं की बात कर रहा हूँ, और यहाँ उन्होंने जो कुछ किया हम सब जानते हैं, सारा हिंदुस्तान जानता है। अगर आज हम आज़ाद हैं तो मेरा ख्याल है भी उसकी जो मूल रूप में उसका जो श्रेय जाता है वो हमारे गुरुओं को जाता है। तो ऐसे हालात में पंजाब का आज का दौर वो होना चाहिए था जिसमें ये बड़े मान से कहा जा सके कि हम पंजाब के हैं, लेकिन पंजाब का माहौल जो ख़राब किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, इसके पीछे बार बार एक नाम आता है आरएसएस, एक नाम आता है बीजेपी। तो इसके कारण क्या हैं, क्या समझते हो आप? क्यों मतलब बीजेपी पे उंगलियां उठती हैं, क्यों आरएसएस पे उंगलियां उठती हैं? देखिए मदनदीप जी, एक राजनीतिक एंगल होता है, वो राजनीतिक एंगल भी आपको समझना पड़ेगा। एक वक्त था पंजाब को उड़ता पंजाब का नाम दिया गया, और वो हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा दिया गया, उसमें मीडिया को इस्तेमाल किया गया। उससे भी पंजाब की इमेज खराब हुई है। देखिए, कमियां और खामियां सब जगह होती है, लेकिन उनको चुस्त दुरुस्त किस तरीके से किया जाता है। हमारे आपके घरों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम चाहते हैं बाहर जिक्र न हो और समस्या का समाधान हो जाए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एंगल से काम किया जा सकता है, लेकिन हमारे राजनीतिक दल जिनकी वहां पर पकड़ नहीं है, जो वहां धरातल पर मजबूत नहीं है, वो सरकारों को भी टारगेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को भी करते हैं, और अपनी जगह बनाने की भी कोशिश करते हैं। आपने देखा पिछले कुछ समय में, पहले अकाली दल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी,
थी, फिर आम आदमी की सरकार आ गई है और बीजेपी पूरे देश में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। चाहे वो आरएसएस के माध्यम से ग्राउंड लेवल पे लोगों से जुड़ने की कोशिश हो, चाहे स्कूल कॉलेज में एबीवीपी के माध्यम से खड़ा होने की कोशिश हो, चाहे दूसरे दलों को जिस तरीके से अकाली दल के साथ बीजेपी के गठबंधन होते रहे हैं वो चीजें हो, कई एंगल से बीजेपी भी वहां खड़ा होने की कोशिश करती है। और अब आपने देखा होगा जो यूनिवर्सिटीज की बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र हर जगह आप सुन रहे होंगे, सुन रहता है, किस तरीके से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरीके से बच्चे विरोध कर रहे हैं। तो इनके पीछे भी एक यही कारण है, क्योंकि आज हम पंजाब की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह से इस तरीके के विरोध निकल करके सामने नहीं आए। जिस तरीके से आपने बताया भी कि देखिए पंजाब का जो खून है, पंजाब की जो थिंक टैंक है वो बिल्कुल अलग तरीके की है, बच्चों की सोच अलग है, अप्रोच अलग है। अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया में पंजाब का महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम आजादी की बात करेंगे तो आजादी में पंजाब का महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम मुगलों से लड़ने की बात करेंगे तो उसमें पंजाब का अहम रोल है। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की कल्पना में मानता हूं पंजाब के बिना, पंजाबियत के बिना अधूरी है। तो आज जब पंजाब की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि उसके माध्यम से युवाओं में अपनी पहुंच बनाई जाए, एबीवीपी को मजबूत किया, तो ये एक राजनीतिक एंगल आ जाता है और राजनीतिक एंगल के पीछे कहीं ना कहीं स्टेट को और वहां के लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से देश के अंदर आज राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि मैं अपने हित साधने के लिए आपकी पगड़ी को खालिस्तान से जोड़ सकता हूं, आपके काम को, आपके आने जाने को विदेशों में कनाडा से जोड़ सकता हूं, आपके धरना प्रदर्शन को विदेशी फंडिंग से जोड़ सकता हूं। इस तरीके के आरोप देखे होंगे आपने, आज की राजनीति में लगते रहते हैं और इससे कहीं ना कहीं स्टेट को भी नुकसान होता है और राजनीति में ध्रुवीकरण भी इन चीजों से होता है। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जेएनयू की बात करते हैं, मैं खुद बिहार में था, तो जो यूनिवर्सिटीज होती है बिहार के वो गवर्नर्स के अंडर में आती हैं, तो मैंने वहां पर चीजें देखी हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ा ताज्जुब होगा आपको, गवर्नर को अधिकार होता है अपॉइंट करने का, वहां पे जो वीसी लगते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, जो रजिस्ट्रार होते हैं वो गवर्नर्स के थ्रू अपॉइंट होते हैं। लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक और झिझक नहीं है कि लिस्ट केंद्र से, दिल्ली से जाती थी कि किन लोगों को अपॉइंट करना है। राज्यपाल का कोई उसमें रोल नहीं होता था, राज्यपाल को केवल नियुक्तियां करवानी होती थी, एक आदेश पारित करना होता था। और वो चीजें, केवल एक एग्जाम्पल मैं तो वहां देख चुका हूं, लेकिन ये चीजें हम जो रीड करते हैं, जो अंदर अंदर एक दबी आवाज में देखते हैं, ये चाहे प्रोफेसर की ट्रांसफर पोस्टिंग हो, चाहे वो वीसी रजिस्ट्रार की हो, या इस तरीके के बहुत सारे चीजें होते हैं जिसमें अपने लोगों को घुसाया जा रहा है। और आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा, ये तो मैं एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे जुडिशरी की बात कर लीजिए, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर लीजिए, मतलब हर जगह एक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश हो रही है और उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी दिखने लगे हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग के प्रति पूरे देश में आज कहीं ना कहीं अविश्वास का माहौल है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन ज्ञानेश कुमार पर देखिए उंगली तो उठती है। तो इस तरीके के ज्ञानेश कुमार एजुकेशन सेक्टर में भी अपॉइंट किए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी अपॉइंट किए जा रहे हैं, दूसरी जगह पे अपॉइंट किए जा रहे हैं। इनके दूरगामी परिणाम क्या होंगे और किस तरीके से चीजें चलेंगी, क्या बच्चों के अंदर इस तरीके के झगड़े होंगे, विरोध होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे। जिन बच्चों को पढ़ाई करनी थी वो आज विरोध कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ करके वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, या कहिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स में वो जा रहे हैं। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, मदनदीप जी। नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਅਮਨ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੜਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ है ये थोड़ा जा जरूर समझाओ। देखिए मदनदीप जी, जिस तरीके के पिछले कुछ समय में केस देखने को मिले हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज सिस्टम है सरकार के। मान साहब का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो चीजें हैं, वे चीजें नहीं होनी चाहिए। क्राइम के खिलाफ और क्रिमिनल के खिलाफ आपको सख्ती से खड़ा होना पड़ेगा। जो कारोबारी है उनके खिलाफ आपको सख्ती से खड़ा होना पड़ेगा। इसमें आप किसी तरीके का कंप्रोमाइज या राजनीति नहीं कर सकते, अदरवाइज चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी और केंद्र उनको ऑपरेट करने लगेगा। और केंद्र की जो मंशा है वो भी यही है कि किसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर के माध्यम से ही पंजाब में हम एंट्री लें, क्योंकि पंजाब में कहीं ना कहीं, अब आप कहिए बीजेपी कहिए या केंद्र सरकार कहिए, वो जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, घुसने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी को ये भी लगता है कि अगर वहां पे सरकार बना सकता है, कांग्रेस वहां सरकार बना सकती है, आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है, तो हम सरकार क्यों नहीं बना सकते। बीजेपी को ये लगता है कि जब उड़ीसा में हम चुनाव जीत सकते हैं तो हम पंजाब में चुनाव क्यों नहीं जीत सकते। बीजेपी को ये लगता है जब हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकते हैं तो ऐसी क्या बात है कि हम पंजाब में मजबूत नहीं हो सकते। जबकि हमने हरियाणा भी जीता है और हरियाणा से लगता हुआ ही पंजाब है। तो पंजाब में चाहे संघ के माध्यम से हो, चाहे बीजेपी के माध्यम से, चाहे एजुकेशन के माध्यम से, चाहे ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से हो, चाहे फिल्म स्टारों के माध्यम से हो, बीजेपी पूरे तरीके से सतर्क है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। बीजेपी को मजबूत करना चाहती है पंजाब के अंदर। अब ये आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, जितने भी दल हैं, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल है, इन सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में बढ़ना है, इकट्ठे होकर साथ चलना है। क्योंकि मैं बता रहा हूं मदनदीप जी आपको, ये पहला स्टेप है। अगर यूनिवर्सिटीज के माध्यम से केंद्र अपनी पॉलिसीज को वहां पर लेकर के आ जाता है, अपने तरीके से चीजों को अपॉइंट करने लगता है, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में एक राजनीति समझनी पड़ेगी। जो वहां पर चुनाव होते थे, जो सिंडिकेट वगैरह वहां पर बनते थे, वो आज की तारीख में नॉमिनेटेड प्रक्रिया में चले गए हैं। बहुत कम पोस्ट हैं जो वहां पर चुनाव के माध्यम से हो रही है। और नॉमिनेट किसको किया जाएगा आप समझ सकते हैं। नॉमिनेट सरकार अपने लोगों को बैठाएगी और फिर अपने तरीके से शुरू होगी। और जो हमारे एजुकेशन सेक्टर हैं, ये अड्डा बन जाते हैं, ये ऑफिस बन जाए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के, तो वहां से इन चीजों को फिर बल मिलने लगता है, जगह मिलने लगते हैं, ऑफिस मिलने लगता है, टीम मिलने लगती है और चीजें आगे बढ़ने लगती है। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 7% ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ
ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखिए मदनदीप जी, कई कारण है। एक तो राजनीति में अपने हित होते हैं, चीजों को अपने हाथ में लेने की बात होती है। आप पूरे हिंदुस्तान में अगर नजर मारेंगे तो आपको आज की तारीख में एक चीज दिखाई देगी। जो क्षेत्रीय दल या छोटे दल केंद्र सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, वो ही बचे हुए हैं। बाकी जितने भी राजनीतिक दल है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि हाशिए पर चले गए हैं। आरजेडी का हाल आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए जो विपक्ष में क्षेत्रीय दल है। हालांकि इसमें कांग्रेस को भी कितनी फाइट करनी पड़ रही है आप देख रहे हैं। कांग्रेस कई स्टेट्स में क्षेत्रीय दलों से भी नीचे परफॉर्म कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मकसद है, या कहिए जो केंद्र सरकार का मकसद है, या जो अमित शाह जी का प्लान है, वो चीजों को अपने कंट्रोल में लेने का है। आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटीज की बात कर लीजिए, चीजों पे पकड़ बनाना, उनको फिर अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, लोगों के बीच में मैसेज ले जाना, सारी चीजें केंद्र सरकार अपने तरीके से करना चाहती है। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, या सीरिया है, या नेपाल है, या लीबिया है, इराक है, इन सब देशों में भी चुनाव होते थे। वहां पर भी सारी चीजें पब्लिक को दिखाई जाती थी, लेकिन चीजें किस तरीके से होती थी, वही जनता जो बाद में इन लोगों को भगाती है, मारती है, उसपे ये दिखाया जाता था कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन है, ये चुनाव आयुक्त है, तुम्हारा वोट हो रहा है, इतने परसेंट वोट हो रहा है, इतना परसेंट वोट सरकार को मिल रहा है। लेकिन चूंकि जनता का जब विश्वास डगमगा जाता है, जनता ही उनको भगाती है, फिर वो देश छोड़ के भागते हैं। कई देशों का आपने हाल देखा होगा। तो आज की तारीख में चीजों को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आपको और मुझे ये लगे कि भाई हमने वोट डाला, इन्होंने भी वोट डाला, और ये चीजें फैसले वोट से हो रहे हैं। लेकिन ये फैसले वोट से नहीं, मुझे जहां तक लगता है ये अपनी टीम मैनेजमेंट से हो रहे हैं, अपनी अपनी फील्डिंग से हो रहे हैं। इसी कोई भी संस्थान हो, उनको अपने कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश चल रही है, ताकि और ऐसे लोगों को कंट्रोल में लिया जाता है कि मदनदीप जी आपको कुछ मुझे बताना ना पड़े, कोई ऑर्डर जारी ना करना पड़े, मेरे मन की बात आप समझते हो। इतनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें की जा रही हैं। ਤੋ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए इस काम के लिए मदनदीप जी हमें आपको सबको एक महत्वपूर्ण रोल निभाना पड़ेगा। मीडिया सबसे बड़ा जागरूक करने वाला मंच है। मीडिया झूठी खबरें भी चलाएगा तो लोगों के जहन में वो 50% लोगों के दिमाग को बदल सकता है। सच्ची खबर चलाए तो कहीं ना कहीं ये जागृति आ सकती है। मेरे ख्याल से अंग्रेजों के टाइम में भी न्यूज़पेपर इसीलिए निकाले जाते थे कि मैसेज आगे तक पहुंचे। और अगर मीडिया बिक जाएगा, मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मीडिया खबरें गलत दिखाने लगे, मीडिया सरकार के हिसाब से चलने लगेगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लगता है पहले के दौर में और आज के दौर में ये फर्क है कि पहले अखबार छपने के बाद बिकता था और अब अखबार बिकने के बाद छपता है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने जो ये शब्द बोले ये कमाल के शब्द हैं और ऐसे शब्द इतिहास बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। तो चौधरी संदीप चौधरी नाल असी गुफ्तगू कर रहे सी, गलबात कर रहे सी और वो कहते ने कि एक समा सी जदों अखबार छपदे सी तां खबर बनदी सी ते हुण खबर बनदी है तां अखबार छपदे ने। यानी हुण जिहड़ा भी अखबार छपन तो पहलां ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਹਦੂਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।